आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। अब देश में आम सभा चुनाव को लेकर आखिरी यानी 7वें चरण के लिए भी चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीट समेत आखिरी चरण में 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। 7वें चरण में पंजाब की सारी 13 सीटों पर मतदान होना है। इसके अलावे उत्तर प्रदेश की 13, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 9, उड़ीसा की 6, चंडीगढ़ की 1 और झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर भी 1 जून को ही मतदान होना है। 7वें चरण के मतदान में सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के रण और पंजाब के चुनाव पर टिकी हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में हो रहे धुआंधार मतदान को देखते हुए ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या 7वें चरण में भी कुछ इसी तरह का नज़ारा वहां देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के जिन 13 सीटों पर देश भर की निगाहें टिकी हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि ये वो क्षेत्र है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि भी पूर्वांचल का गोरखपुर ही है। चाहे बात की जाए एनडीए की या फिर बात की जाए इंडिया गठबंधन की, दोनों ताकतों ने चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दर्जनों जनसभाएं, योगी कैबिनेट के दोनों डिप्टी सीएम समेत दर्जनों कैबिनेट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, सबने पूरे दमखम से चुनावी माहौल को और गरमाया है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत डिंपल यादव तक प्रचार करती नजर आईं। यानी कुल मिलाकर इस आखिरी चरण के रण में मुकाबला काफी टक्कर का नजर आने वाला है, ऐसा कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर देखा जाए तो आखिरी चरण का ये रण काफ़ी दिलचस्प है। जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 13 लोकसभा सीटों में 144 प्रत्याशी हैं। 13 जिले आते हैं जहाँ पर चुनाव होना है। 144 प्रत्याशी में से 134 पुरुष और 10 महिला प्रत्याशी हैं। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, ये वो लोकसभाएं हैं जहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और वजह भी बिल्कुल साफ है, क्योंकि अगर इन 13 सीटों की बात की जाए तो 2019 में वाराणसी का हम जिक्र करेंगे तो वहाँ के जो कुल मतदान हुआ था उसका 63% यानी रिकॉर्ड मतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीते थे। इसके अलावा अगर बात की जाए कुल 13 लोकसभा सीटों की तो निश्चित तौर पर इसमें एनडीए की बात की जाए, जिसमें अपना दल एस और भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटों पर फतह हासिल की थी, जबकि 2 पर बहुजन समाज पार्टी, गाजीपुर और घोसी, इन दोनों सीटों पर बीएसपी को सफलता मिली थी। सियासी समीकरण उलट है इस बार। 2019 में जहां एक तरफ मायावती, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी 7 चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार मायावती अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में डटी हुई हैं और इस बार राहुल और अखिलेश की जोड़ी मिलकर सियासी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर बदले सियासी माहौल में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। पूरे दमखम के साथ दर्जनों रैलियां और जनसभाएं अखिलेश यादव किए, रोड शो राहुल गांधी का भी हुआ, डिंपल और प्रियंका वाराणसी पहुंची, वहां पर उन्होंने रोड शो किया। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है और आखिरी दिन यानी आम सभा चुनाव 2024 के मतदान का जो शोर समाप्त हुआ है चुनाव प्रचार का, ये आखिरी वक्त आ चुका है। 1 जून को मतदान होना है। ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ नब्ज हमें यहाँ पर दिखने को मिलता है, क्या जनता का मिजाज है। चलिए हम सबसे पहले चलेंगे डीपी यादव के पास, जो बलिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, बलिया जो कि सियासत की एक धुरी माना जाता है, निश्चित तौर पर बीपी बलिया को यह माना जाता है कि पूर्वांचल में सियासत का केंद्र बिंदु है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद वाराणसी की चर्चा ज़्यादा होती है, गोरखपुर की ज़्यादा होती है, लेकिन बलिया की जो धरती है
वो अलग ही मायने रखता है। इस बार किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है बीपी? आपको बता दें कि ये बलिया अपनी बगावत जानी जाती है, चाहे वो 1942 की क्रांति हो या फिर 1857 का मंगल पांडे की क्रांति हो। उसके बावजूद बलिया एक राजनीतिक उर्वरा भूमि भी मानी जाती है। कहा जाता है कि बलिया का बच्चा बच्चा राजनीति जानता है। और जहां तक बात की जाए 2024 लोकसभा चुनावों की, तो इस बार यहाँ की पूरा का पूरा चुनाव भी उठापटक वाला रहा है। हम्म। पहले तो सीटों को लेकर के रस्साकसी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियों में होती रही। हम्म। अंततः भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र नीरज शेखर को उतारा मैदान में और समाजवादी पार्टी ने जातीय समीकरण को देखते हुए यहाँ से सनातन पांडे को मैदान में उतारा। ये वही सनातन पांडे हैं जो 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह मस्त से परास्त हो गए। हम्म। उसके बाद यहाँ पर लगातार चुनावी समर जारी रहा और इस समय भी भले ही आज चुनावी पहिया थम जाएगा 5 बजे, लेकिन अंदर खाने में पूरा गणित जारी रहेगी। बीपी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरी दिन, चूंकि ये माना जाता है कि सारे प्रत्याशी और जो उनके समर्थक होते हैं उनकी धड़कनें काफी तेज हो जाती हैं, क्योंकि इसके बाद अब जनता के बीच में नहीं जा पाएंगे इसे कत्ल की रात जैसे कहा जाता है। जी, नीरज शेखर को लेकर के पहले ये समाजवादी थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इनके पिताजी भी घोर समाजवादी रहे। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जनता में किस तरह का उनको लेकर के रुझान देखने को मिल रहा है इस बार। हालांकि नीरज शेखर बहुत कद्दावर नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नीरज शेखर की जो अभी राजनीतिक जमीन की बात किया जाए तो नीरज शेखर की राजनीतिक जमीन समाजवादी रही, उनके पिताजी भी समाजवादी रहे। शुरुआती दौर में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने ही इनकी उंगली पकड़ के इनको लोकसभा लेकर राज्यसभा लेकर के गए, लेकिन उसके बाद कुछ राज्यसभा लेकर के गए, लेकिन उसके बाद कुछ इनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। जहां तक नीरज शेखर के प्रति लोगों की झुकाव को देखा जाए तो यहाँ पर धरातल में नीरज शेखर और सनातन पांडे दोनों लोगों को लेकर के एक साथ चलना पड़ेगा। दोनों लोगों की सुथरी। नीरज शेखर भी अपने सौम्य व्यवहार के लिए जाने जाते हैं और उनकी सबसे बड़ी पूंजी यही है, उनका व्यवहार, लोगों से उनका मिलना, लोगों के प्रति उनका रवैया, और यही नीरज शेखर को चंद्रशेखर जी के पुत्र होने का सही मायने बताता है। पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है, चाहे सनातन पांडे की बात की जाए या फिर नीरज शेखर? 3 दिन पहले बलिया की सियासत ने करवट ले लिया। जब समाजवादी पार्टी के कदावर नेता रहे और नारद राय ने समाजवादी पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया, और कल अमित शाह की यहाँ पर एक बड़ी रैली थी, उसी रैली के दौरान अमित शाह के सामने ही नारद राय ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। नारद राय के साथ साथ पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे राम इकबाल सिंह ने भी घर वापसी की और दोनों नेताओं ने भाजपा का दामन थामा और उससे कहीं न कहीं जातीय समीकरण जो है और नीरज शेखर के पक्ष में कुछ न कुछ अच्छा बना है। नारद राय को लेकर के निश्चित तौर पर एक सवाल मेरे जहन में था कि बीच में वो कहीं और चले गए थे, फिर समाजवादी पार्टी के साथ आए और अचानक जो है चुनाव प्रचार के आखिरी दिन के एक दिन पहले वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। क्या जनता और उनके समर्थक भी नीरज शेखर के साथ आएंगे नारद राय के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद? जी, देखिए, नारद राय की चर्चा तो कुछ एक 8 महीना पहले से ही हो रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन कभी भी थाम सकते हैं, लेकिन उन्होंने भाजपा का रुख नहीं किया। शायद कुछ डील अंदर खाने में हो रही थी, वो डील फाइनल नहीं हुई, जिसकी बदौलत वो अभी सपा में बने हुए थे। शायद उनको सपा की तरफ से एक ऑफर मिला था या चाहत उनकी थी कि अगर मुझे यहाँ लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया जाए तो हम बने रहेंगे। इसी क्रम में वो लगातार सपा में बने रहे, लेकिन अंतिम क्षणों में जब सनातन पांडे को प्रत्याशी बना दिया गया तभी से इनके कई बयान आए, इनके समर्थकों के बयान आए और उसे ये लगने लगा था कि नारद राय कुछ ही पलों का सपा में मेहमान। अंत में वो एक दिन के लिए निकले थे सनातन पांडे के लिए वोट मांगने के लिए, और जब देखा जाए कि अंत समय चुनावों का आ गया, उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की यहाँ पर एक सभा थी। सभा में नारद राय ने कहा कि हमको बेइज्जत किया गया है, हमको मंच पर नहीं बुलाया गया, हमारा नाम नहीं लिया गया। उसी का एलिगेशन लगाते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। अपने समर्थकों को आपको बता दें कि उससे पहले भाजपा में जाने से 2 दिन पहले उन्होंने एक यहाँ पर मीटिंग बुलाई जिसमें भूमिहार समाज, जिस समाज से निकल के नारद राय आते हैं, उस समाज से
लगभग लगभग 10,000 लोग जुटे हुए थे। विभिन्न लोकसभा, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से नारद राय नगर विधानसभा के नेता रहे हैं, लेकिन उनके उस कार्यक्रम में जहूराबाद से भी लोग आए हुए थे, पिपना से भी आए हुए थे, बैरिया से भी आए हुए थे, नगर के भी थे, तमाम विधानसभाओं के लोग वहां पर उस दिन जुटे हुए थे। तो उन्होंने उस दिन अपनी ताकत का एहसास दिलाया, खूब सियासी तीर भी छोड़े और ऐसा लग रहा था कि जब नारद राय भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे तो उनके साथ हजारों कार्यकर्ता, हजारों उनके समर्थक उनके साथ जाएंगे। लेकिन आपको बता दूं, आश्चर्य लोगों को हो गया जब नारद राय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले यहाँ के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे संजय उपाध्याय उनके साथ भाजपा में नहीं गए और वो जैसे ही ये भारतीय जनता पार्टी में नारद राय शामिल हुए, वैसे ही संजय उपाध्याय ने अपने कार्यालय पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन शाम को कर दिया और उन्होंने संदेश दे दिया कि नारद राय, आप तो भारतीय जनता पार्टी में सपा को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके साथ हम भी चले जाएं। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि नारद राय के एक खास व्यक्ति जमाल आलम भी थे, जो कि जिला कार्यकारिणी में भी है और शुरू से ही समाजवादी रहे। वो भी नारद राय की परछाई की तरह हमेशा रहते थे, उन्होंने भी भाजपा का दामन नहीं थामा। यानी कुल तो इस तरह मिलाकर से ये देखा कहा जाए जा सकता है बीपी की सियासी समीकरण बनता बिगड़ता अभी भी नजर आ रहा है, स्थितियां डावाडोल हैं, बिल्कुल क्योंकि यहाँ नारद का राय सियासी को लेकर के अगर अखिलेश यादव ने मंच से उनका नाम नहीं लिया, जो बहुत बड़ा एलिगेशन था नारद राय की ओर से, सभा सुप्रीमो को इस बात का एहसास हो गया था कि नारद राय केवल दिखावे के लिए मंच पे हैं और अंदर खाने में वो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल साथ बिल्कुल हैं। बिल्कुल अंदर अंदर उनके चलिए। समर्थक जितने जितने उनके साथ रहने वाले लोग हैं, चाहे कुछ प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो, वो तमाम लोग जो है भाजपा का झंडा उठा चुके थे। अकेले नारद राय ही ठीक थे है। जो समाजवादी पार्टी में बने हुए थे और ठीक। कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी ये लग गया था या यहाँ से लोकल इनपुट गया होगा जी। कि ये ऊपर से तो है लेकिन अंदर से ये भारतीय जनता पार्टी के साथ और है संभवतः और इसीलिए उन्होंने भी अखिलेश यादव ने मन मंच से बना उनका लिया नाम होगा नहीं कि लिया अब था। ठीक है रहे या न बीपी, रहे। बीपी आप वहाँ नज़र बनाए रखिएगा। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर बलिया का टक्कर तो अपने जगह है, लेकिन गाजीपुर भी एक चर्चित सीट है और जाहिर सी बात है गाजीपुर का जब जिक्र आता है तो मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी तक मामला पहुंचता है। यहाँ इस सीट को लेकर के और इस प्रत्याशी को लेकर के तमाम तरह के आरोप एनडीए गठबंधन की ओर से लगाए गए। हमारे साथ पवन जुड़ गए हैं गाजीपुर से। पवन, सबसे पहले तो बताइए कि आखिरी दिन आज चुनाव प्रचार का था, शाम 5 बजे चुनाव थम जाएगा। आखिरी दिन किस तरह का माहौल देखने को मिला? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि गाजीपुर पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट मानी जाती है और करीब 15 दिन तक दोनों पार्टियों के जो शीर्ष एवं दिग्गज नेता हैं लगातार गाजीपुर में चुनावी जनसभा की हैं, लेकिन आज प्रचार का आखिरी दिन है और अब से ठीक कुछ ही देर बाद सभी पार्टियों का प्रचार थोड़ी देर बाद ही बंद हो जाएगा। क्या माहौल रहा? रोड शो निकला? क्योंकि अमूमन आखिरी वक्त में शक्ति प्रदर्शन का एक दौर होता है। क्या गाजीपुर में भी इस तरह का कुछ नज़ारा देखने को मिला? जी आपको बिल्कुल बताते चलें कि कल जो भाजपा के प्रत्याशी हैं पारसनाथ राय, उनके लिए भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने काफी जोर शोर से रोड शो किया। उनमें काफी भीड़ देखी जा सकती थी। लोग उनके ऊपर गुलाब के फूल बरसा रहे थे, वो भी गुलाब जनता की तरफ फेंक रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है गाजीपुर की, हालांकि प्रत्याशी यहाँ पे 3 है, बसपा, सपा और भाजपा, लेकिन जो मुख्य लड़ाई होनी है वो भाजपा और सपा से होनी है। नहीं, बहुजन समाज पार्टी की जो भूमिका बनाई जा रही है इस बार वोट कटुआ की हैसियत से, क्या उसका भी कोई असर दिखेगा या एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच ही ये जो सियासी टक्कर है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है? जी आपको बिल्कुल बताते चलें कि प्रत्याशी तो यहाँ 3 हैं, लेकिन हमने आपको बताया कि मुख्य लड़ाई सिर्फ भाजपा और सपा के बीच। लेकिन अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा की यहाँ पे दलित वोट काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं वोट को कन्वर्ट करने में। आपको हम बताते चलें कि अगर हम 2014 के इलेक्शन की बात करें तो यहाँ से भाजपा, सपा और बसपा तीनों अलग अलग लड़े थे, जिसमें
मनोज सिन्हा ने अफजाल अंसारी को हराया था। लेकिन अब फिर बात करते हैं 2019 के चुनाव की, जिसमें सपा और बसपा का गठबंधन था। इस गठबंधन में अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को काफी भारी मतों से हराया था। करीब 1,26,000 के वोटों से मनोज सिन्हा को हराया था। लेकिन अगर हम बात करें फिर से 2024 के चुनाव की, तो फिर 2014 की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि फिर से यहाँ पे भाजपा, सपा और बसपा अलग अलग लड़ रही है। एक असमंजस के हालात थे कि अफजाल अंसारी चुनाव लड़ेंगे या उनकी बेटी। हालांकि दोनों ने अपना नामांकन दाखिल किया था। एक मामला है जिस पर अभी फैसला आना भी है, तो हो सकता है कि भविष्य में उसमें कितने साल की सज़ा होती है, उसके बाद सदस्यता जाने की भी नौबत आएगी। क्या इसको लेकर के भी मतदाताओं में किसी तरह के असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि पिछले दिनों अखिलेश यादव गाजीपुर में आए थे। उन्होंने अफजाल अंसारी की जनसभा की थी। हालांकि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला उनके भाषण में, लेकिन हम आपको बता दें कि लगातार डेट पर डेट अफजाल अंसारी को मिल रही है। और आपको बताते चलें कि कल यानी 31 मई को भी अफजाल अंसारी के मामले में सुनवाई होनी है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि कल सुनवाई होगी या उनके ऊपर कोई फैसला आएगा। अगर सुनवाई होती है, अगर कोई फैसला आता है तो वो कल ही आएगा। लेकिन अगर फिर से उसमें डेट मिलती हो तो करीब वो 1 हफ्ते के लिए फिर से वो सुनवाई आगे बढ़ जाएगी। ठीक है पवन, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप वहाँ नज़र बनाए रखिए, क्योंकि गाजीपुर का जो सियासी जंग है वो काफ़ी दिलचस्प है। अब हमारे साथ गोरखपुर से धनेश जुड़ रहे हैं। धनेश, गोरखपुर पूर्वांचल के सियासत का गढ़ कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक कर्मभूमि है। ऐसे में वहाँ पर रवि किशन को लेकर के लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताकत झोंकी है, आज भी मैं तस्वीरें देख रहा था कि रवि किशन रोड शो करते हुए नजर आए। चुनाव के आखिरी वक्त में दूसरे सियासी दलों की ओर से क्या कुछ गतिविधियां देखने को मिली आपको? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पूर्वांचल की जो है 13 सीटें हैं जो मुख्य है। आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बांसगांव सहित जो अन्य गाजीपुर, दलिया 13 सीटें हैं लेकर के कुछ मुख्य अगर देखा जाए तो गोरखपुर जो मंदिर का नाक कहा जाता है, गोरखपुर सदर सीट पे जो पांच 4 बार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद रहे, उसके बाद 2 बार से मुख्यमंत्री हैं। उसके पहले जो अगर देखा जाए तो भी गोरखनाथ दिग्विजयनाथ या अवैधनाथ जो है उनके गुरु रहे हैं, उनके ही पाले में रहा ये कम से कम लगभग दर्जनों भाग देखा जाए तो गोरखनाथ मंदिर के पाले में ही रहा ये सदर लोकसभा सीट। तो कहीं ना कहीं देखा जाए नाक की बात है, चाहे वो केवल नाम के ही अगर देखा है तो रवि किशन का नाम है कि सांसद है वो, लेकिन मंदिर का नाक मान्यता मंदिर के नाम पे वो सीट लड़ी जाती है जी। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कल रात को जो है शाम को 5 बजे रोड शो किए। लाखों की जनता उमड़ी थी, हजारों लाखों की जनता थी। रोड शो 13 किलोमीटर का रोड शो था। 41 जगह उसका जो है उनको स्वागत किया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नाक की सीट हो गई है। योगी आदित्यनाथ की भी सम्मान की बात है, मंदिर की सम्मान की बात है, ये लोकसभा सदर सीट। और बात की गोरखपुर के लिए धनेश कहा जाता है कि जब तक मठ से कोई इशारा नहीं होता है कोई भी चुनाव नहीं जीत सकता है। लेकिन इस बार जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने भी पूरे दमखम के साथ वहाँ चुनाव प्रचार किया, अखिलेश यादव से लेकर के आपने राहुल गांधी तक की रैली को कवर किया है। काजल निषाद भी टक्कर में है ये माना जा रहा है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि गोरखपुर को जो कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है संभवतः ये कई वर्षों में नहीं हो सकता था। दिमागी बुखार एक बड़ा वहाँ पर माना जाता था कि बड़ी समस्या थी जनता की, और सैकड़ों बच्चों की जानें जाती थी। हम लोग दुख भरी खबरें दिखाया करते थे, इससे भी मुक्ति मिली है। गोरखपुर में गया था, वहाँ पर जिस तरह से विकास के कार्य हुए हैं, तो जनता का क्या मिजाज वहाँ नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, बात कहा जाए जो इंसेफ्लाइटिस से अहम मुद्दा था, जो तराई इलाके थे वहाँ से बच्चे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में आते थे और काल के गाल में समय से पहले काल के गाल में समा जाते थे। सैकड़ों की जब तक बरसात होती थी तब तक सैकड़ों बच्चों की किलकारी जो होती थी वहाँ घुसती थी, उसके बाद काल के गाल में समा जाते थे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी उस इंसेफ्लाइटिस की लड़ाई में पैदल मेडिकल कॉलेज से कलेक्ट्रेट तक पैदल यात्रा की थी कि इसके लिए कुछ इलाज किया जाए। केंद्र सरकार में जो है उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उसके लेकर के उन्होंने बहुत ही मोर्चे किए और बहुत ही उन्होंने बात की। लेकिन अगर बात की जाए तो अब जो है मेडिकल कॉलेज में वही इंसेफ्लाइटिस 0 के नाम पे है। कहीं भी एक भी बच्चों की मौत नहीं हुई है। 7 सालों की सरकार हो चुकी है योगी आदित्यनाथ की, कहीं भी किसी भी बच्चे की
मौत नहीं हुई है। और रही बात विकास की बात कहा जाए तो गोरखपुर में जो विकास योगी आदित्यनाथ ने किया है वो अब तक कभी हो नहीं पाता, जो अगर मुख्यमंत्री ना होती तो। रही बात सड़कों की, महाजाल, फ्लाईओवर हो गए, सड़कों की चौड़ीकरण हो गई, एम्स हो गया, और यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हो गई, और जो अन्य जो चीजें हैं यहाँ पे, जो फ्लाईओवर, जो भी दिक्कतें थी, जो एक नौकायान अगर देखा जाए, नौकायान हो गया यहाँ पे, जो है मरीन ड्राइव के तर्ज पे बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो विकास की गंगा वही है। और रही बात स्वास्थ्य और शिक्षा की, तो लोगों को जो है स्वास्थ्य जो कार्ड 5 लाख के जो आयुष्मान कार्ड बन गए उसकी हो गई, राशन की बात हो गई, आवास की बात हो गई, तो कहीं ना कहीं देखा जाए सारी सुविधाएं मिली है लोगों को, गरीबों को। अगर लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन में लोगों को जो है 5 किलो राशन मिलते थे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें लोग, जनता अभी तक भूली नहीं है, और योगी मोदी के चेहरे पर ये लड़ाई 2024 की लड़ी जा रही है। जी, अखिलेश यादव वहां पहुंचे थे, उन्होंने हुंकार भरी थी, बेरोजगारी, महंगाई समेत तमाम वादे किए उन्होंने। क्या जनता उससे भी इत्तेफाक रख रही है या एक तरफा योगी आदित्यनाथ के पक्ष में जनता खड़ी नजर आ रही है? जी बिल्कुल। भीड़ देखिए, अगर बात की जाए तो 2022 जो है 17 में जो हुआ थे विधानसभा चुनाव में, भीड़ ऐसे ही भीड़ हुआ करते थे, लेकिन वो भीड़ जो है वोट में तब्दील नहीं हो पाए। कहीं न कहीं उनको जो है हार विधानसभा चुनाव में हार के मुंह देखना पड़ा। तो अभी भी जन सैलाब आ रही है, लेकिन जन सैलाब कहाँ तक वोट का रुख लेता है, ये तो आने वाला 1 जून बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा कि वो जो भीड़ें उमड़ रही हैं, भीड़ें अखिलेश यादव की जनसभा में आ रही हैं, वो वोट में तब्दील हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर रही बात काजल निषाद की कहें, तो काजल निषाद अगर एक देखा है तो निषाद बाहुल क्षेत्र है गोरखपुर के आसपास, जो निषाद बाहुल क्षेत्र है, एक बड़ी वोट बैंक है निषाद का। लेकिन बात की जाए तो संजय निषाद भी जहाँ तो उनके पक्ष में ही वोट करने की बात करें, रवि किशन सूद के बारे में, अभी उनको ही वोट करे, उनको जिताएं, तभी उसका भविष्य सुरक्षित है। जी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो विकास के मुद्दे पर अगर बात की जाए तो युवा हो या कोई हो, वो लोग बीजेपी को ही वोट करे। ठीक है, आखिरी सवाल धनेश, बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी, उसकी क्या वहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही है? क्या वो वोट कटुआ की ही भूमिका में होंगे? उससे किसको नफा नुकसान हो रहा है, एनडीए या इंडिया गठबंधन को? जी, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, जैसे मायावती जी ने अगर खड़ा किया है, अपने भी जो कैंडिडेट खड़े किए हैं, तो वोट कटवा के ही नाम पे वो खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि वोट कटवा, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का ही वोट काटेंगे। बीजेपी की जो वोटें वो पूरी तरह सुरक्षित है, विकास के नाम पे, जो है आयुष्मान कार्ड के नाम पे, आवास के नाम पे, और जो बड़ी बात है गुंडा मुक्त जो समाज जो कहा जाए, बहु बेटियां सुरक्षित है, और जो है सुरक्षित आम एक जो है आम जनमानस से लेकर एक बड़ा व्यापारी अगर सुरक्षित है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कटवा के रूप में ही बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो विकास हो गया या शिक्षा अच्छी व्यवस्था के नाम पे देखा जाए तो बीजेपी को ही जनता वोट करने के लिए तैयार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप वहाँ नज़र बनाए रखिएगा, फिर आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर सियासी जंग बहुत दिलचस्प और काफ़ी अहम भी है। वाराणसी का जिक्र हम कैसे नहीं करें। कुल मतदाताओं का 63% मत हासिल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इतिहास रचा था। अब 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी काशी को एक नया रूप दे चुके हैं। काशी कॉरिडोर से लेकर तमाम वहाँ पर योजनाएं देखने को मिल रही है। मुझे याद आ रहा है, मैं शैलेंद्र से कुछ क्षणों के लिए वाराणसी में मिला था, हमारे साथ जुड़ गए हैं शैलेंद्र। उस वक्त भी हमने चर्चा की थी, जहाँ बैठ करके हम लोग चाय पी रहे थे, वहाँ कभी तारों का जखीरा होता था, चारों तरफ ट्रैफिक जाम होता था, वहाँ फ्लाईओवर ऊपर से जा रहा था और नीचे एक शानदार टी स्टॉल बना हुआ था, परिवहन रोडवेज का जो बस अड्डा था उसके पास। तो तस्वीर बदली हुई तो साफ तौर पर दिख रही थी। और इस पर मैं सवाल ये नहीं पूछूंगा कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं या हार रहे हैं। ये बताइए कि इस बार वोट का मार्जिन क्या रहने वाला है। अजय राय, उनके जो मतांतर है जीत का, उसमें कुछ सेंध लगा पाएंगे? क्योंकि ताकत तो इन लोगों ने भी काफ़ी झोंकी है, इंडिया गठबंधन ने। जी, बताते चले कि जिस तरीके से जो तैयारियां हुई हैं यहाँ पे बीजेपी की तरफ से कि प्रचंड बहुमत के साथ साथ जो है प्रचंड वोटों को प्राप्त करना चाहते हैं, इसको लेकर एक खासा तैयारी की गई है। जगह जगह पे मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।
हर मंच से पीएम नरेंद्र मोदी आह्वान कर रहे हैं कि मत का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा लोग करें, ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकलें और इसके साथ साथ अपने मत का प्रयोग करें। सुबह जो है बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं सुबह सुबह ही एकदम आके जो अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि लंबी लंबी कतारें भी होंगी, गर्मी का समय है और उमस भरी गर्मी है, काफी तापमान भी है इसमें। तो इसको लेते हुए जो है काफी एक चिंताओं की लकीरें जरूर हैं, मगर एक उत्साह भी है लोगों के अंदर। काशी के अंदर एक उत्साह है। उत्साह इस बात का है कि प्रधानमंत्री के पक्ष में जो भी लोग जो बीजेपी को जो वोटिंग करना चाहते हैं वो अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पर अगर देखें तो अगर वहां पर अपने आप को खुद वो मान के चल रहे हैं कि मैं खुद ही चुनावी रण में उतरा हूं, इस कदर जो चुनावी रण में उतरे हुए हैं। और प्रत्याशी के साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर जो वोटर जो है वो वोट करने के लिए ललाहित है। वो 1 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, सुबेरे का प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सबसे पहले जो पहुंच के अपने मत का प्रयोग करें। इसी के साथ साथ बताते चले कि कांग्रेस प्रत्याशी जो अजय राय जो है, इस समय समाजवादी पार्टी के लोग जो उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर ईमानदारी से जो है एकदम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस समय जगह जगह पे अपने मत प्रतिशत को बढ़ाने का एक जो दौर है वो चल रहा है। इसी कड़ी में देखा जाए तो प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव का जो शो था उसमें जो उमड़ी हुई भीड़ की जो गर्मी में जो जनसैलाब उमड़ा था तो वो भी अपने आप पे सराहनीय था। जिस तरीके से देखा जाए उस जो दौर है उसमें अगर देखा जाए तो अजय राय का जो एक अथक प्रयास है, लगातार अजय राय पूरा आह्वान कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, जिसके बाद लोगों से मिल रहे हैं, जाके चौपाल कर रहे हैं। तमाम तरीके की जो अगर देखा जाए तो अजय राय ने भी अपना पूरा प्रयास जारी किया हुआ है कि किसी तरीके से जो है पीएम मोदी को रोकने का पूरा प्रयास किया जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो मत प्रतिशत का अगर जो दौर जो है करीब 19 लाख से ज्यादा, 19.5 लाख से ज्यादा मतदाता है इसमें। और अगर देखा जाए तो जो वोट ग्राफ जो है, अगर वोट ग्राफ पड़ता है तो उस पर तय हो पाएगा कि किसको कितना मिला। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये लगातार हर कार्यकर्ता है उत्साहित और उनका ये साफ तौर पे कहना है कि 10 लाख से ज्यादा जो मत जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी के पक्ष में लाने के लिए पूरे प्रयासरत हैं। जगह जगह पर लोग लगे हुए हैं, मत को निकालने की पूरी तैयारियां हैं, सबकी पूरी लिस्ट तैयारी की गई है कि कौन पहुंच पाएगा, कौन किन कारणों से नहीं पहुंच पाएगा। उसके लिए क्षेत्रीय पार्षद, इसके साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र है जैसे वाराणसी को लेकर शैलेंद्र कई तरह की बातें हमारे कानों तक पहुंची हैं। पहला तो ये कि वहाँ जो गंगा में स्टीमर चलाया गया है तो मल्लाहों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि उनके रोजी रोजगार पर संकट आ गया है। दूसरा ये, लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कांग्रेस का, उसमें एक वीडियो जारी किया गया था कि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर स्वच्छ पानी अभी तक नहीं पहुँच पाया है। तो क्या इंडिया गठबंधन का जो ये मुहिम रहा है उसका कुछ असर भी देखने को मिल रहा है जनता पर, या सब कुछ मोदीमय है? बताते चले कि जिस तरीके से जो एक बार नाराजगी जरूर थी यहाँ पे जो है नाविक जो है जो यहाँ पे जो टूरिस्ट आते थे तो उनसे एक सीधे सीधे उनका जुड़ाव था। और उसके साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने जो अगर देखा जाए जो मल्लाह जो है यहाँ पे जो नाव से जुड़े हुए, कारोबार से जो जुड़े हुए हैं, तो टूरिस्ट जो है यहाँ पे बहुतायत मात्रा में टूरिस्ट पहुंचे हैं। टूरिस्ट इस कदर पहुंचते हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए तो भारत के साथ साथ विदेशों से जो सैलानी है वो बहुत आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से इनकम में इजाफा भी हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। होटल पूरे बुक रहते हैं यहाँ पे। जिस तरीके से श्री काशी विश्वनाथ जी में दर्शन करने वालों की जो तादाद है, जो भीड़ वो है, तो नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अक्सर डाटा आता है काशी विश्वनाथ का दर्शन करने वाले तो नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। जी तो स्वाभाविक सी बात है, जो दर्शन करते हैं तो गंगा आरती के लिए जरूर जाते हैं। तो गंगा आरती में जब जाते हैं तो पूरा नौका विहार जो है वो लोग करते हैं कि नाव से जो है पूरे घाटों को घूमना। और 80 घाट यदि देखा जाए तो पूरा नमो घाट तक जो है, जो एक नया घाट जो नमो घाट बन गया इस समय, तो वहां तक पूरा जो नाव से यात्रा कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो नाव से जो जुड़े हुए व्यक्ति जो है, जितने जो जीविकोपार्जन जिनका जो चल रहा था, तो वो उनका सीधा लाभ एकदम हुआ है। तो इससे बहुत स्पष्ट ये नहीं माना जा सकता कि जो बहुत बड़ी कोई नाराजगी होगी, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। और होटल इंडस्ट्री का अगर देखा जाए, इसके साथ साथ जो शाम के समय जो ट्रेवल्स के जो काम करने वाले हैं उनका देखा जाए, इसके साथ साथ बुलगिरी क्षेत्र में अगर साड़ी उद्योग से जो जुड़े हुए हैं उनको देखा जाए, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मल्लाह जो है जो नाव जो चलाते हैं उनका रोजगार जो उसमें कहीं ना कहीं इजाफा जरूर हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से क्राउड जो भीड़ जो आ रही है यहाँ पे, जैसे जो इससे पूर्व में अगर देखा जाए तो ताजमहल के लिए रुक करते थे, गोवा रुक करते थे, तमाम प्रांतों में रुक करते थे। तो कहीं ना कहीं से श्री काशी विश्वनाथ जी दर्शन के लिए जो है काशी कॉरिडोर है वो कहीं ना कहीं से इतना प्रचार, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि जो विरोधी दलों की ओर से ये सब आरोप लगाए जा रहे हैं ये सब बेकार हैं, बेजा हैं, है ना?
नहीं नहीं, ये भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से विपक्ष के तौर पे अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट की अगर बातें की जाए तो पूर्व में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के जो कार्य जो रहे हैं, अगर रिहांद बांध की अगर बातें की जाए कांग्रेस के रिज्यूम में, इसके साथ साथ कई इंडस्ट्रियल एरिया हैं, चंदौली में नहरों का पूरा जाल है, इसके साथ साथ अगर देखा जाए रेणुकोट, रेणु सागर, हिंडाल्को, चुर चुनार डाला, तमाम जो ऐसे जो ओबरा जैसी जो योजनाएं जो है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, इसके साथ साथ बनारस की जो रेलवे जो स्टेशन, और कमलापति त्रिपाठी का जो दौर जो था उस समय, जो कांग्रेस के जो दौर थे उससे इनकार नहीं किया सकता। अगर हमें लगता है जो अपना जो एक तरीके से जो पब्लिक प्लेस में जो बातें हुई हैं, तो साफ तौर पर लोगों ने ये कहा कि हमेशा जो चुनाव जो होते हैं वो मुद्दे को चुनाव होते हैं, और विकास कार्यों का बहुत बड़ा कोई अमली जामा अगर कोई देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा कोई मतलब नहीं निकल के आता है। अगर काम पे अगर किसी को वोट मिलने होते हैं तो कांग्रेस सरकार जो है अब तक ना पलटती। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके शैलेंद्र, जी वाराणसी की जो सियासी टक्कर है वो तो काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि अजय राय अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, उनका कद भी बड़ा है, और जिस तरह से राहुल, अखिलेश और प्रियंका, डिम्पल, तमाम लोगों ने वहाँ पर दमखम लगाया है, ये देखना दिलचस्प होता है कि क्या वोट मार्जिन रहता है दोनों के जीत और हार का। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में अनुराग त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम उनके पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अनुराग, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर फेज वाइज हम देखते हैं मतदान प्रतिशत को लेकर के, तो 7वें चरण में भी कुछ ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज होता हुआ नज़र आएगा। हालांकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और पंजाब के सारे सीटों पर चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, लेकिन अगर ट्रेंड देखा जाए तो पहले चरण में 66%, सेकेंड चरण की बात की जाए 66%, चौथे में आकर के 69%, जो ये चुनाव आयोग का जो डाटा है, पाँचवें में 62 और छठे में 63%। 7वें को लेकर के क्या उम्मीद है, क्योंकि गर्मी तो अपने चरम पर है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए संजय जी, सबसे बड़ी बात है कि 7वां चरण है, खास तौर पे यहाँ डबल इंजन की जो सरकार है उसकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, चाहे गोरखपुर हो चाहे बनारस हो। तो ऐसे में यहाँ पे जो पोलिंग परसेंटेज है वो बढ़ने की काफ़ी उम्मीद की जा सकती है। और रही बात गर्मी की या वोटर्स नहीं निकलते हैं, तो पश्चिम बंगाल में हमने देखा कितनी भारी तादाद में वहाँ पोलिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल चले जाइए या नॉर्थ ईस्ट के जो और राज्य हैं वहाँ पे देखिए कितनी भारी तादाद में वोटिंग हो रही है। बात यह है कि जो नेता हैं वो अपनी तरफ लोगों को खींच नहीं पा रहे हैं। अगर खींचे तो वो पोलिंग में तब्दील हो जाए, तो उसकी वजह से जो पोलिंग परसेंटेज है वो लगातार डिक्लाइन हो रहा है, गिर रहा है। लेकिन अब ये 7वां चरण है, वोटरों के पास भी आखिरी मौका है और 13 सीटें हैं, तो इस पर वो अपना दमखम दिखा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, बनारस में प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10 साल से काबिज हैं, और इस बार जो उनका मौका है, ये तीसरी बार है, वो हैट्रिक लगा सकते हैं। लेकिन अजय राय भी उनको कम होके आका नहीं जा सकता है, क्योंकि आप देखो डिम्पल यादव हों, प्रियंका गांधी हों, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सभी ने उनके लिए पुरजोर कोशिश की है। ये पुरजोर कोशिश कितना वोटों में तब्दील हो पाती है, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि 2014 में हमने देखा कि जब केजरीवाल सामने खड़े थे प्रधानमंत्री के, तो 3,78,000 वोटों से उन्होंने हरा दिया था। 2019 की बात कर लें, 2019 में भी ऐसा ही कुछ हुआ। अजय राय उनके मुकाबले कहीं खड़े होते नजर नहीं आए। इस बार भी 44 लोगों ने पर्चा दाखिल किया, एक ने पर्चा वापस ले लिया, और उसके बाद जिस तरीके से 33 लोगों के पर्चे ही खारिज हो गए, बचे 6 प्रत्याशी। तो प्रधानमंत्री के सामने बाकी 6 लोग हैं। अब ये 6 लोग क्या कर पाते हैं, क्योंकि इनकी कोई इतनी इमेज नहीं है। प्रधानमंत्री की एक बड़ी इमेज है, और यही हाल हम देखते हैं कि गोरखपुर सीट पे रवि किशन लड़ रहे हैं, लेकिन रवि किशन नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर। बिल्कुल 5 बार से वो सांसद रहे हैं, तो सारा कुछ उनका बना बनाया है, और मठ जिस तरफ जाता है सबको पता है, वोट उस तरफ खींचता है। अनुराग, 2 सीटों की और चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि घोसी, इस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि सुभाषपा पहले समाजवादी पार्टी के साथ थी, फिर भारतीय जनता पार्टी में गई, और यहाँ से ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेटे अरविंद राजभर की किस्मत दांव पर लगी हुई है। लेकिन कल ही हम देख रहे थे कि बहुत तादाद में करीब 2 दर्जन जो वहाँ के सक्रिय कार्यकर्ता थे, उन्होंने सुभाषपा को बाय बाय कर दिया। इसका कोई असर वहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये सीट फंसती हुई नजर आ रही है। देखिए, घोसी की सीट का भी अपना तिलिस्म है। अब ओम प्रकाश राजभर रोज अपने अटपटे बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, उनके बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव भी कोई इतना आसान नहीं है, क्योंकि घोसी की सीट के जो समीकरण हैं वो बदलते रहते हैं। अब जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि दल बदलुओं की वहाँ कोई कमी नहीं है, कि आज सुभाषपा के लिए प्रचार करेंगे और कल पीछे हट जाएंगे। तो सुभाषपा के लिए सीट निकालना इतना आसान नहीं है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर नारद राय के पास गए हैं, मुलाकात भी हुई है, उनको लगता है कि जो उनके कार्यकर्ता छोड़ के गए हैं, संभवतः उसकी भरपाई नारद राय से हो जाएगी।
ऐसी कोई उम्मीद नजर आती है? देखिए बहुत देर हो गई है। नारद राय बहुत देर बाद वापस आए हैं बीजेपी की तरफ, तो ऐसे में इस ज़्यादा उम्मीद लगानी कोई वो नहीं रखना चाहिए कि भाई अंधेरे में तीर चलाने जैसी बात। नारद राय का अपना प्रभुत्व जरूर है और बलिया में काफ़ी कुछ आंकड़े प्रभावित कर सकते हैं, घोसी की सीट पर भी असर डाल सकते हैं, लेकिन वो तब डाल सकते थे जब चुनाव से बहुत पहले वो आ जाते हैं। अब चुनाव बिल्कुल सामने है, वक्त नहीं है इतना कि बहुत कुछ बदल दें। ये जरूर है खेमेबाजी की हम बीजेपी में हैं आज की तारीख में और कमल के साथ सुभाषपा है तो बहुत कुछ बदल सकती है, ऐसा बस मान सकते हैं। क्या वोटर्स जो हैं जब बूथ पे जाएंगे क्या वोट इस आधार पे डालेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। और आप देख रहे हैं पिछले 6 चरणों से कि पोलिंग बूथ पे जो वोटर्स हैं उनकी तादाद कम से कम होती जा रही है जी। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि राजभर जो हैं क्या वहाँ पे वोट जो है जुटा पाते हैं। एक वीवीआईपी सीट मिर्ज़ापुर की बात करना भी लाजमी है, क्योंकि मिर्ज़ापुर को लेकर के जिस तरह से शक्तिपीठ को योगी आदित्यनाथ ने एक नया रूप आकार देने की कोशिश की है और एक भारी तादाद में रिलीजियस टूरिज्म का हब बन चुका है वो मिर्ज़ापुर। यहाँ से एनडीए की जो घटक दल हैं अनुप्रिया पटेल, अपना दल एस की मैं बात कर रहा हूँ, वो चुनावी मैदान में हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से वहाँ से वीरेंद्र संभवतः रमेश बिंद है ना, ये भी मौजूदा सांसद हैं, इनको वहाँ से समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराया और उसे टिकट दे दिया। तो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है यहाँ पर। देखिए कांटे की टक्कर वाली बात आपकी बिल्कुल जायज़ है। देखिए अनुप्रिया पटेल जो है अपना दल सोनीलाल जो है उससे आती हैं और चुनाव से पहले उनका बहुत कुछ दमखम दिखाई देता था, लेकिन चुनाव आते आते अब वो मुद्दे सब खत्म हो गए। अब बात ये हो गई है कि अनुप्रिया पटेल क्या चुनाव जीत पाएंगी, क्योंकि बड़ा सवाल है। क्योंकि अब उन्होंने राजा भैया को लेकर भी अदावत उनकी शुरू हो गई। उन्होंने कह दिया राजा अब ईवीएम से नहीं पैदा होते हैं, तो जो वोट उनकी तरफ आ रहे थे वो भी खिसक गए। अब उसका कितना असर रहता है ये पोलिंग के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन आप ये भी देखिए कि अपना दल कमेरावादी की तरफ से भी पल्लवी पटेल ने यहाँ दौलत सिंह को खड़ा कर रखा है, तो ये भी वोट काटेंगे। ऐसा इतना आसान नहीं है कि अनुप्रिया पटेल आसानी से चुनाव जीत जाएंगी जी। तो ये जो चुनाव है किस तरफ जाता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। और दूसरा रमेश बिंद है, रमेश बिंद के लिए भी अखिलेश यादव जिस तरीके से प्रचार प्रसार करते रहे और ये बताते रहे कि भाई देखो हम कमजोर कहीं से नहीं हैं, छठे चरण तक ये बताते रहे कि हम बहुत आगे आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन जो है उससे जो बीजेपी डरी हुई है, खौफजदा है। चुनाव से पहले जब जनवरी में सर्वे हो रहे थे तो ये बात आ रही थी कि बीजेपी आसानी से चुनाव जीत जाएगी। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही सारे वोट पड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे तब्दीलियां हो रही हैं आप देखो ना कि 1 जून का जब तक वक्त आ रहा है तो काफ़ी कुछ बदल चुका है। अब ये हाल है कि अब प्रधानमंत्री हैं, मीडिया से रूबरू जो नहीं होते थे पिछले 5 साल, वो हर चैनल को पकड़ पकड़ के इंटरव्यू दे रहे हैं, वो अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम विरोधियों पे भारी हैं। अरे विरोधियों पे भारी हैं तो आप तो वैसे भी आप विरोधियों पे भारी थे, ये सबको बताने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि प्रधानमंत्री पे उतने कॉन्फिडेंट नहीं है। हालांकि जिस तरीके से आंकड़े हैं, जो समीकरण है, वो बता रहे हैं कि बीजेपी को ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, ये 2019 को रिपीट करने जा रही है। ठीक है, लेकिन जिस तरह के दावे हैं, अनुराग कुछ और संवाददाताओं से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन आखिरी सवाल आपसे मैं ले लूँ कि अगर मुद्दों की बात की जाए तो आखिरी चरण में जिस तरह से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के एनडीए ने बहुत धार देने की कोशिश की है। इसकी वजह भी है क्योंकि पूर्वांचल का रण डिसाइड करने में अहम भूमिका अदर बैकवर्ड कास्ट यानी ओबीसी, अन्य पिछड़ी जातियाँ होती हैं। तो इसको लेकर के आपको क्या लगता है, या बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे जो हैं इस 7वें चरण में भी देखने को मिलेंगे? देखिए संजय जी, जो मुद्दे हैं वो चुनाव में है ही नहीं। महंगाई, बेरोजगारी या आरक्षण, जो भी मुद्दों की बात करते हैं हम लोग करते हैं, जनसभाओं से जो इशूज उठाते हैं हम लोग बात करते हैं। मुद्दे इस पूरे चुनाव से 6 चरण हम देख चुके हैं और 7वां चरण सामने है, मुद्दे हैं ही नहीं। बस ये लड़ाई है मोदी को लाना है या मोदी को हटाना है, तो सारी लड़ाई इसी पे केंद्रित है। इंडिया गठबंधन क्या इतनी मजबूती से अपना पक्ष रख पाती है वोटरों के बीच में कि वो बहुमत शामिल कर सके या आगे आ सके, सरकार बनाने की स्थिति में आ सके, ये बड़ा सवाल है। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से लगे हैं उससे साफ तौर से दिखाई देता है कि इंडिया गठबंधन चाहे जितनी मजबूती से लड़ ले, उतना मुकाबला आसान नहीं है। ये आप भी देख रहे हैं और हम भी। अनुराग जी, सबके दिलचस्पी इस बार प्रधानमंत्री के फिर योग वाले समय पर टिकी हुई है। वो इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं, रॉक मेमोरियल में वो ध्यान लगाने वाले हैं। इसका कितना असर पड़ेगा? क्योंकि अमूमन इस तरह का देखा गया है कि जब वो केदारनाथ में ध्यान लगाए, जीत सबके सामने थी,
आज एक बार फिर वो कन्याकुमारी पहुंच रहे हैं। देखिए, चुनाव जो है 90% ज़्यादा खत्म हो चुका है, तो प्रधानमंत्री रिलैक्स हैं, तो वो कन्याकुमारी आराम से जा रहे हैं। केदारनाथ वाला भी आपने देखा ही था, उनको अब ये पता चल गया है कि देखिए हम ही आ रहे हैं जी, अब हम ही आ रहे हैं, इसीलिए वो रिलैक्स हैं कि अब उनके लिए करने के लिए कुछ नहीं है। अब जो कुछ करना है जनता को करना है, जनता कर चुकी है। अब उनके लिए बस वो है कि भाई 1 जून का चुनाव निपट जाए, उसके बाद नतीजे आएँ और नतीजे आने के बाद वो फिर से वापस आ जाएँ। तो प्रधानमंत्री अपनी तरफ से निश्चिंत हैं, इसीलिए रॉक मेमोरियल जा रहे हैं, वहाँ ध्यान में रहेंगे। अब 4 जून आने में बहुत कम वक्त बचा है। 1 जून को मतदान होना है, सुबह 7 बजे से मतदान होगा आखिरी चरण को लेकर के। इस तरह से कहा जाएगा कि 7 चरण का मतदान 1 जून को संपन्न हो जाएगा। बहरहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। तो ये कहा जा सकता है कि आज 7वें चरण यानी आखिरी चरण के मतदान को लेकर भी चुनाव प्रचार शाम 5 बजे से थम जाएगा। यानी अब जो प्रत्याशी हैं या जो सियासी दल के दिग्गज नेता हैं वो सार्वजनिक तौर पर किसी भी जनसभा को संबोधित नहीं करेंगे और 1 जून को मतदान हो जाएगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अलग अलग माहौल है, अलग अलग क्षेत्र में सियासी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन सबकी निगाहें खास करके पूर्वांचल के इस रण पर टिका हुआ है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मस्थली बन चुकी है। इसके अलावे तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनके किस्मत का यहाँ फैसला होना है। हालांकि पंजाब पर भी हमारी निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि वहाँ जिस तरह से अपना आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ हो चुकी है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन में दिल्ली में तो साथ हैं, लेकिन पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुकाबला वहाँ भी दिलचस्प देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में इस बार फिर देखते हैं कि धुआंधार वोटिंग होती है या नहीं होती है। अगर ये धुआंधार वोटिंग होती है तो इसके क्या मायने निकलते हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हम इसके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। M Planet डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति।
बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की टटोलेंगे नब्ज। अस्पतालों से जुड़ी हर खबर का विश्लेषण होगा। किसकी लापरवाही, किसकी ढिलाई, सबसे होगा जवाब तलब। देखिए प्राइम पब्लिक सरकार में यूपी का मेडिकल चेकअप सिर्फ प्राइम टीवी पर।